ठीक है, तो मौर्यन काल में मतलब लास्ट ही लेग था हमारा, मौर्यन पूरा ही हो गया था, तो आज से हमें पोस्ट मौर्यन स्टार्ट करना है। बट जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई थी, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह थी, बस उनको करके खत्म करते हैं। जैसे एम्पायर है, एम्पायर का हेड कौन होगा? किंग। प्रोविंसेस का हेड कौन होंगे? कुमार। ठीक है, या तो कुमार होते थे या अमात्याज होते थे, जो बड़े वाले अमात्याज होंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन होंगे? राजुका। और विलेज के हेड कौन होंगे? ग्रामिका। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के नाम आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे सबसे पहले दिया आपको समर्था, इनका काम क्या होता था? टैक्स कलेक्ट करना। दूसरा आपको दिया है शनिदाता, इनका काम क्या होता था? ट्रेजरार की तरह इनका काम होता था। फिर होता था सीता अध्यक्ष, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर लैंड को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर चलेगा। फिर आता है क्राउन लैंड, क्राउन लैंड का मतलब होता है जो एम्पायर की लैंड होती है या जो किंग की लैंड होती है, तो उसको नाम दिया हमने सीता लैंड। और अमात्य जो हुआ करते थे, अमात्य का मतलब होता है सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो यही कुछ चीजें होती है। बाकी इनके टाइम पे और क्या क्या देखने को मिला है? सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन, अभी तक आप ध्यान रखना, यहाँ पर गोल्ड कॉइन की एंट्री अभी तक इंडिया में नहीं हुई। गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्के की एंट्री इंडिया में कौन कराएगा बताओ? कुषाण लाए थे सबसे पहले, यूनानी है, यस, ग्रीक्स थे, वो लाए थे आपका सबसे पहले क्या? आपका गोल्ड कॉइन। जो कुषाण थे उनकी, उन्होंने एक्सटेंसिवली यूज किया था इसे, अगर मैं इसको ऐसे पुट करूं तो कुषाण वर द फर्स्ट वन जिन्होंने इसको एक्सटेंसिवली यूज किया। गुप्तास क्यों फेमस हुए? क्योंकि गुप्तास के जो कॉइन थे वो सबसे ज्यादा प्योर हुआ करते थे। क्लियर? कुषाण ने तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मतलब राजाओं के नाम डलवाए, अपने देवी देवताओं के चित्र डलवाए। ठीक है, पर्टिकुलर चीजें उन्होंने फॉलो करनी शुरू करी। तो इंडिया में जो गोल्ड कॉइन का कॉन्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो आया, वो लेके तो कौन आया? इंडो ग्रीक्स, लेकिन उसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया किसने? आपका कुषाण ने। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा प्योरिटी के गोल्ड कॉइन्स कौन यूज करता था? गुप्तास। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने स्पेसिफिकली लिखा भी है कि सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स होते हैं विदाउट द नेम ऑफ रूलर, बिना किसी रूलर के नाम के। तो यहाँ पर क्यों इसको ऐसे लिखा है मैंने? क्योंकि इसके बाद जब कुषाण आएंगे, और कुषाण में भी हम किसको पढ़ेंगे? कनिष्क को पढ़ेंगे। तो कनिष्क वो इंसान था जिसने क्या करना शुरू करा था? रूलर का जो नाम था वो अंकित करना स्टार्ट कर दिया था किसमें? कॉइन्स में, कि स्पेसिफिकली अगर जो रूलर है आपका, ठीक है, उसका क्या नाम है, किसके टाइम पे सिक्के आपके निकले थे। जैसे उसने अपना नाम डाला तो पता लग गया कि यार ये किसके कार्यकाल में बने हैं, ये कनिष्क के कार्यकाल में बने हैं। क्लियर? दूसरा देखो यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स एंड रिंग्ड वेल, मतलब जो कुआं हुआ करता था उसके आसपास पूरा ऐसे बाउंड्री बनाई हुई होती थी। तीसरा आप देखोगे जो पॉटरी होती है, ध्यान रखना जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पॉटरी का इतना पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, बट जब भी आर्ट एंड कल्चर की बात आती है, पॉटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। पॉटरी हो गया, टूल्स हो गया, ये दोनों चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि पॉटरी बताती है कि उस समय कल्चर या फिर उस समय की इकोनॉमी कैसी थी। अगर पॉटरी अच्छी होगी, पॉटरी बहुत अच्छे स्केल की होगी, तो इसका मतलब जो लोकल पीपल है उनका रहन सहन भी, उनकी लाइफस्टाइल भी एक अच्छे लोगों की तरह रहा होगा, मतलब एक थोड़ा सा फाइनेंशियली रिच लोगों की तरह रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? नदन ब्लैक पॉटरी, ऑर्नामेंट्स के टूल आपको यहाँ पे मिले हैं। और मेनली जो मेटल्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये तीन जो आपके मेटल्स होते थे वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पता है कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि जब हमें गोल्ड कॉइन्स नहीं देखने को मिला तो क्या हमें गोल्ड का रेफरेंस मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला था, क्योंकि इससे पहले भी हम गोल्ड के बारे में तो जानते थे ना। प्री मौर्यन वैदिक काल में भी हमको पता था ना गोल्ड होता है। बस उस गोल्ड को हमने एज अ कॉइन में यूज नहीं किया। मतलब जो सोना हुआ करता था वो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होता था, पर सोने के सिक्के नहीं बनाए, क्योंकि तब तक सिक्के किसके बनते थे? आपके तांबे के बनते थे, यस, और दूसरा सिल्वर के बना करते थे। और इनको पता है क्या बोला जाता था सिल्वर के कॉइन्स को? क्या नाम दिया गया था? है टका। टका जित्तल, बट ये किसके टाइम पे थे टाका जित्तल? हाँ, तो गुप्ता में हुए ना। यहाँ पर क्या बोला जाता था? रूपक बोला जाता था ना। क्लियर?
तो अशोकन एडिक्ट्स आप देख सकते हो, सारे के सारे पिलर्स आप देख सकते हो, 3 लैंग्वेजेस जो यूज करी गई है, कहाँ कहाँ पे किस किस का नाम क्या क्या लिया गया है। ओके, जैसे ये वाला शायद आप लोगों को मैंने नहीं बताया, 12 बुक अशोक एक्सप्रेस इज फेथ इन बुद्धिज्म, ये वाला एक चीज नहीं बताया था, बाकी मैंने सारा बता दिया था कि कौन से वाले में क्या नाम लिखा गया है। राण्य अशोक कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, देवम प्रिय कहाँ पे लिखा गया है, प्रियदसी कहाँ पे लिखा गया है, तो वो सारी चीजें आपको पता होंगी। ओके, सो इसके बाद अब हम चलेंगे आपका किधर की तरफ, पोस्ट मॉडर्न एंड द किंगडम ऑफ साउथ। अब जब पोस्ट मॉडर्न की बात करेंगे तो आपको 3 अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला तो अगर मैं बात करूं, जो मॉडर्न टाइम है उनका, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही रफ रफ बनाता हूँ। जो मॉडर्न टाइम था उनका इंडिया का एक्सटेंशन कितना हुआ करता था बताओ, वो इंडिया कहाँ तक था, मतलब उनके हिसाब से उनका राज्य कहाँ तक था, क्या ये था या इससे भी बड़ा था? हाँ हाँ, और हेलो, हाँ सर, हाँ सर, मैं तो क्लास में हूँ, स्टार्ट भी कर दी थी। हम्म, ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, प्लीज कैन यू रिपीट, क्या बोला आप लोगों ने? हाँ, बंगाल तक, म्यांमार तक नहीं था, म्यांमार या थाईलैंड। यस, ठीक है, तो ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप देखोगे, जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, मौर्यन एम्पायर के खत्म होते ही हर जगह की पावर क्या होने लगी, वीकन होने लगी। अब इस पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कोई भी एबल रूलर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग रूलर जो थे वो यहाँ पर आने शुरू हुए। तो सबसे पहले आप देखोगे ये वाला जो पार्ट था, ठीक है यार, ये वाला जो पार्ट था, एक तो इस वाले पार्ट में आपको कौन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आए सबसे पहले इंडो ग्रीक, ठीक है, ये जो इंडो ग्रीक यहाँ पर आए, इन्होंने सबसे पहले अपना जो बेस है वो इधर वाले प्रांत में, ये जो सिंध वाला प्रांत है ना, ठीक है, ये वाला प्रांत, ये है सिंध वाला प्रांत, यहाँ पर आकर अपना क्या हुआ, बेस बनाना शुरू किया। उसके बाद इनके बाद कौन आया होगा, इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आया, मतलब ऐसे नाम के हिसाब से कौन कौन आए थे? यस, इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे आपके शक, ठीक है, इंडो ग्रीक, सका, और यहाँ पे कुषाण आए थे। और भी कोई था इनके बाद अभी, और भी कोई था? वैसे इन दोनों के बीच में एक और भी थे, पार्थियंस भी हुआ करते थे, शक के बाद ना यहाँ पे पार्थियंस भी थे, ये ध्यान रखना, शक, पार्थियन एंड देन आपके कुषाण। कुषाण के अंदर ही आपका एक मेजर रूलर हुआ करता था, कौन? यस, कनिष्क। कुषाण का दूसरा नाम पता है किसी को? ये पूछा यूपीएससी ने बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले। अरे यार, नाम तो बड़ा अजीब सही है, लुंगची, यूची, रुमची, निमची, बताओ। यूची, निमची, रुचि, यूची, यस, यूची है। हाँ, यूची ट्राइब इन्हें बोला भी जाता था, ठीक है, जहां से आए थे वहां का पर्टिकुलर नेम के हिसाब से बोला जाता था, यूची, यूची ट्राइब। बाकी तो मैंने हवा में बनाए हैं, जो भी बनाए हैं अभी ऑन द स्पॉट। हाँ, किमची एक साउथ कोरियन डिश वो होती है, सैलेड होता है, खाया किसी ने कभी? नहीं खाया, चलो खा लेना। कहाँ से होता है ये पॉज? अगर ये रहेगा तो आज मैं नहीं रहूंगा।
शिट। सोचो यार कैसे विडम्बन है एंगर। हम तो चाह के छुट्टी भी नहीं ले सकते अपनी मन मर्जी से, क्योंकि तुम्हारा कोर्स पूरा कराना है। चलो, अब जब हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट की, ये सारे लोग यूजुअली कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ना, टर्की, ईरान, इराक, इधर की तरफ से ही कहीं ना कहीं से लोग चलना शुरू करे थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल एशिया से हमारा संबंध हुआ कैसे, तो जो पहला व्यक्ति जो इधर की तरफ से ग्रीस वगैरह से आया था या वहां से आया था, दैट इज अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर किसके टाइम पे आ गया था? धनानंद के टाइम पे आया था, पक्का? यस, अलेक्जेंडर धनानंद के टाइम पे आया था। फिर जब अलेक्जेंडर चला गया, वो किसको छोड़ के गया यहाँ पे? सेल्यूकस निकोटर, हाँ या निकेटर, ठीक है। इसका जो राज्य हुआ करता था, ये ऑल द वे फ्रॉम टर्की टू इंडस रिवर हुआ करता था, ठीक है। इसकी जब लड़ाई हुई, इसकी लड़ाई किसके साथ होगी? इसकी लड़ाई होगी चंद्रगुप्ता के साथ हो गई, ठीक है। यहाँ पर जब लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया, ठीक है, डिफीट कर दिया। उसके बाद ये किस में आ गए? ये आ गए मैट्रिमोनियल अलायंस में आ गए। सेल्लस निकोटर ने अपनी एक बेटे का विवाह किसके साथ करा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। क्लियर? फेम सेम इनका जो बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, उनका नाम क्या था? बिंदुसार। अगेन बिंदुसार ने भी अपने जो मैट्रिमोनियल रिलेशन थे वो इनके साथ कायम रखे। उन्होंने कहां से? जो एंटियोकस जो सीरिया के राजा हुआ करते थे उसकी बेटी से विवाह किया। फिर इन सब के बारे में कहां पर हमें देखने को मिला है? तो अशोका का एक रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट 13, ये ध्यान रखना। उसके अंदर भी आपको 5 यवन के राजाओं के नाम मिलेंगे। यवन जो हुआ करता था वो स्पेसिफिकली यूज किया गया है, यवन, ठीक है। ये जो यवन टर्म है ये किसके लिए यूज किया गया है? इंडो ग्रीक्स या सक के लिए यूज किया गया है, जो आपके बाहर से आए थे, ये ध्यान रखना। आप बाद में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में या मिडिवल हिस्ट्री में एक टर्म और सुनोगे, यवन प्रिय। यवन प्रिय किन्हें कहा जाता है बताओ? सबसे पहले तो यवन का मतलब समझो। यवन का 2 रेस्पेक्ट में यहाँ पर यूज हुआ है। एक यवन जिसमें हमने डिनोट किया है किसको? सेंट्रल एशियन ट्राइबल लोगों को, ठीक है। और दूसरा यवन जो हम यूज करते हैं वो बात करते हैं हम, अरे वो कौन सा स्पाइस होता है स्पाइसेस के लिए? इंडिया के जो लोकल स्पाइसेस होते हैं ना, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस स्पाइस कौन कौन से होते हैं? है? मिर्च तो इंडिया की है नहीं। चिली कहाँ से आया था? चिली, चिली बाहर से आया था हमारे इंडिया में। और हाँ, गरम मसाला कैसे बनता है जरा बताओ मेरे को। यस, काली मिर्च हमारे यहाँ थी, ठीक है। ब्लैक पेपर हो सकता है, और दालचीनी हो सकता है, और क्लोव सुना? क्लोव, क्लोव क्या होता है? लौंग। इलायची को क्या बोलते हैं? कार्डमम। और हींग को? अच्छा, मेथी का पता है आपको? पता है मेथी भी इंडियन नहीं है, मेथी भी बाहर से आई थी। मेथी के जो पराठे हम बना लेते हैं, है ना, इंडियंस तो बहुत यूज करते हैं कि बहुत हेल्दी होती है। मेथी इंडिया की है ही नहीं। मेथी जो आई थी वो ग्रीक्स लेके आए थे, और यूजुअली ये लोग इसे यूज नहीं करते थे खाने में, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। इंडियंस को पता नहीं क्या मजा आता है मेथी के। आप लोगों में से कोई खाता है मेथी के पराठे? हाँ, वो अलग मेथी होते हैं, वो तो सूखी मेथी हो गई। मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जो पत्तों वाली मेथी हो गई। हाँ, पता है किसी को क्या नाम होता है इसका? फेनीग्रास। ग्रीक में फेनी मतलब ग्रास, जो फेनी होता है उसको बोलते हैं फेनीग्रीक, फेनीग्रीक बोलते हैं शायद, हाँ, ग्रीक ग्रास। तो उसको आपको याद रखना है।
चलो, तो यवन प्रिय टर्म जो होता है, यवन प्रिय स्पाइसेस, जिनको स्पाइसेस पसंद है उन लोगों की बात करते हैं। तो यवन प्रिय जो टर्म है कभी कभी आपको अरब्स के लिए भी देखने को मिलेगा यार, अरब ट्रेडर्स के लिए भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो कोई भी शब्द है उसका कोर पकड़ लेना, कहाँ कहाँ के लोगों के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। समझ गए? यवन या तो सेंट्रल एशियन ट्राइबल किंग्स के लिए यूज होगा या तो फिर अरब मर्चेंट्स के लिए यूज होगा, दोनों के लिए यूज हो सकता है। यवन का मतलब क्या होता है? स्पाइसेस, जो भी स्पाइसेस है। इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट या बनाता है? केरला, तमिलनाडु, केरल। हाँ जी, केरल की तमिलनाडु। हाँ, दो ही है ऑप्शन में, दो ही है। केरल। तुम्हारा वो सीन है कि जो दीदी बोलेंगे वही मैं बोलूंगी? दोनों बोल दो, ठीक है, केरल इट इज। है ना? कॉफी कौन सबसे ज्यादा बनाता है? कॉफी। ऑप्शन दो, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका। कर्नाटका में पर्टिकुलरली कौन से हिल्स हैं जो फेमस है इसके लिए? वो ऑप्शन थोड़े से देना मुश्किल है, पर याद रख लो, बाबा बुडान हिल्स। चाय के लिए कौन सबसे ज्यादा फेमस है? असम, वेस्ट बंगाल की कोई? असम। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस में आता है? बंगाल में आता है। स्टेट वाइज कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? सॉरी, बंगाल। इधर पे कोई किसी का और ओपिनियन? चाय सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है? असम है। ठीक है, ध्यान रखना। बट इंडिया में जो जीआई टैग सबसे पहले चाय के लिए मिला है वो किसे मिला है? इंडिया का पहला जीआई टैग जो मिला है वो दार्जिलिंग को मिला है, ध्यान रखना। यस, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको भी ऐसे फालतू के फैक्ट्स याद करने की। ठीक है, तो इंडो ग्रीक जो किंगडम हुआ करते थे, इनको बेसिकली इंडो बार्चियंस भी बोला जाता है। पुराने ऐसे सवाल पूछा जाता था, है ना? अब नहीं पूछे जाते ऐसे सवाल, बहुत टाइम पहले ऐसे सवाल पूछे गए थे कि जो ग्रीक्स होते हैं उनका एक और नाम क्या था। तो इनको बोला जाता है इंडो बैक्ट्रियंस। क्लियर? बारिश हो रही है क्या बाहर? है? डूबा गई यार, यही तो पागल बनाती है। चलो, इंडो ग्रीक किंगडम का एक और नाम होता है जिसे बोला जाता है इंडो बैक्ट्रियंस या फिर यवन किंगडम। अगर आप में से इन दोनों नाम में से कोई भी आपके सामने आए तो आपको इतना याद रखना है कि दे वर टॉकिंग अबाउट द इंडो ग्रीक्स। इनका जो मेन टेरिटोरियल एक्सटेंड था वो कहाँ था? अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, सम पार्ट ऑफ ईरान था, और इंडिया के कोने, मतलब इंडिया की बाउंड्री पे रहा करते थे ये। ठीक है, कौन से तीन जगह पर आए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और इंडिया की जो बाउंड्री हुआ करती थी उस सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा थोड़ा टच करते थे। जैसे थोड़ा बहुत के राजस्थान में इंक्लूड हो गए, थोड़ा बहुत जैसे कुषाण थे वो कश्मीर तक आ गए थे, है ना? क्योंकि कनिष्क का मेन होल्ड कहाँ पर था? कश्मीर में था। तो थोड़ा थोड़ा ये इंडिया में भी आने वाले थे। इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था, और लगभग लगभग कहाँ तक आ गए थे? ये अयोध्या तक आ गए थे। ठीक है, एक टाइम पे इन्होंने इन्वेड तो कहाँ तक कर दिया था? पाटलिपुत्र तक भी कर दिया था, बट लेटर ऑन इन्होंने इनको पीछे खदेड़ दिया गया। जब तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, तब तक तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन लेटर ऑन जब इनकी ताकत कम हुई उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ने लग गया। अब वैसे तो ये जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए कि ये क्यों इंडिया है, बट अगर समझना हो बैकग्राउंड तो उसके लिए समझ लो कि जिस पर्टिकुलर जगह पे ये रहा करते थे वहां पर एक एम्पायर होता था, सेल्यूसिड एम्पायर। ठीक है, बस नाम याद रख लेना। जस्ट हेलो।
मैंने छुट्टी मारी तो आज दूसरे टीचर छुट्टी मारी। चलो आगे हम कहाँ पर थे? सेल्यूसिड एम्पायर जो हुआ करता था वो वीक हुआ, और जो सेल्यूसिड एम्परर हुआ करते थे एंटियोकस III, वो कहाँ तक आ गए थे? उन्होंने अपना जो किंगडम था उसको मूव कर दिया और किधर की तरफ आए? काबुल की तरफ आए। और जब वो काबुल के पास है, काबुल आप सबको पता है कहाँ है? अफगानिस्तान में पड़ता है, पक्का? ठीक है। जब वो काबुल में आए तो वहां पर एक इंडियन रूलर राज कर रहा होता था जिसे बोला था सुभाग सेन। इन्होंने सुभाग सेन को हराया और उसके बाद ये ट्रैवल करना चाह रहे थे कहाँ पर? चाइना की तरफ, क्योंकि उस समय चाइना की एक डायनेस्टी हुआ करती थी, वो बहुत बड़ी डायनेस्टी थी और चाइना एक रिसोर्सफुल एरिया था। तो यूजुअली लोग कहाँ जाना चाहते थे? चाइना की तरफ जाना चाहते थे। बट क्योंकि चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया, तो जब से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना तो चाइना के पास क्या हो गया? अपनी एक बाउंड्री हो गई। मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि उसको एक डिफेंस मिल गया, क्योंकि चाइना में पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। पहले आपको इंडिया या फिर कश्मीर के ऊपर से होते हुए गुजरना पड़ेगा, या तो आप बिल्कुल इंडिया के बीच से जाओगे। इंडिया के बीच से आप जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स हैं, लड़ते लड़ते थक जाओगे। ऊपर से इंडिया में बहुत ज्यादा बाहर के लोग आके रह क्यों नहीं पाए? किसी को आइडिया है अलेक्जेंडर इंडिया आके क्यों हार गया? यस, यहाँ का मौसम इंडियन से नहीं झिल रहा तो बाकी उसे क्या ही झिलेगा। थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे होता है। नहीं, पूरा चाइना के सर्कल नहीं बेटा, सिर्फ ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना इनका, ये यहाँ से लगा लो ऐसे वाला भूटान इधर पे, ये पूरा चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है, तो अब उनको क्या मिल गया? एक डिफेंस मिल गया। तो अब वो चाइना भी नहीं जा सकते क्योंकि चढ़ाई पे है। अगेन ये वही कंडीशन है जैसे हमारे साथ कारगिल में थी। चाइना अपर पोजीशन में है और उसने अब दीवार और बना दी, तो पहले तो दीवार को तोड़ना पड़ेगा और चढ़ना भी है साथ साथ। तो क्या हो गया? उनके लिए डबल मेहनत हो जाती जो भी इन्वेड करता। तो यूजुअली वो अब किधर नहीं जाएंगे? वो चाइना के पास तो अपना एक बैरियर मिल गया, तो चाइना ना जाके अब वो ज्यादातर लोग किधर आ रहे हैं? इंडिया की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? तो ये दो मेजर इंपैक्ट हुए जिसकी वजह से जितने भी इंडो ग्रीक्स थे, मतलब जितने भी ग्रीक रूलर्स थे, उन्होंने कहाँ की तरफ अपने आप को देखा? इंडिया की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर दिया। क्लियर? पहले वो सब कहाँ जाना चाहते थे? चाइना, क्योंकि चाइना हमसे ज्यादा रिसोर्सफुल हुआ करता था। अब क्योंकि चाइना जा नहीं सकते, क्योंकि भाई वहां पे डिफेंस हो गया, और वहां पर भी जहां पर उनका ओरिजिनल जगह हुआ करती सेल्यूसिड एम्पायर, वो थोड़ा सा वीक हो गया, तो यूजुअली वो अफगानिस्तान की तरफ आ गए। तो अब ये सब कहाँ पहुंचे? इंडिया पहुंचे। ठीक है, इन सब ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करी है वो है गोल्ड कॉइन। इंडो ग्रीक्स ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे इंडिया में आके करी है, दैट इज गोल्ड कॉइन। तो इंडो ग्रीक्स विद देम क्या लेके आए? गोल्ड कॉइन्स लेके आए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रख लेना कि जो कॉइनेज होता है, कॉइनेज मतलब सिक्के बनाने की कला, इट इज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ इंडो ग्रीक्स। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए हु वर द फर्स्ट वन जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, दैट वाज इंडो ग्रीक। सबसे पहले कौन थे? इंडो ग्रीक हुआ करते थे। और इसमें इंडो ग्रीक ने कुछ ऐसे सिक्के भी इशू किए हैं, मतलब इंडो ग्रीक्स में भी मैं सारों को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, जो आगे आने वाले शक, पार्थियन और कुषाण, इन सबको काउंट करके बोल रहा हूँ कि इंडो ग्रीक्स पहले वो लोग थे जिन्होंने ना ही सिर्फ सिक्के लाए, पर सिक्कों के ऊपर कुछ राजा के एट्रीब्यूट्स को लिखा कि हमारा राजा कैसा है, कौन है, ठीक है, या तो कैसा दिखता है। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स है राजा के, कि राजा ने ये काम किया। जैसे आज भी आप देखोगे कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी आई थी अभी, तो उस पे कुछ स्पेशल सिक्के इशू किए गए थे आरबीआई के द्वारा। देखे किसी ने ऐसे कोई स्पेशल सिक्का? जैसे बीच में एक टाइम पे वैष्णो देवी माता का सिक्का निकलता था, जिसमें 10 रुपए के कॉइन के पीछे वैष्णो देवी माता का इंस्क्रिप्शन बना होता था। देखे थे किसी ने ऐसे सिक्के? तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसने डालने शुरू करे थे? आपका इंडो ग्रीक्स ने। और यहाँ पर और कैसा सिक्का था कि भैया एक जो राजा है जिसका अभी रूल चल रहा है, ठीक है, उसका पोर्ट्रेट बनाया। पोर्ट्रेट समझते हो ना? फोटो खींचते हैं, मतलब सामने से पोर्ट्रेट और उसके साथ उसका नाम। तो सिक्कों पे राजा का नाम भी होगा, यूजुअली राजा की फोटो भी होगी। इसी समय के कुछ इंपॉर्टेंट राजा है, इनके बस नाम सुनने आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना, बस एक का नाम आपको जरूर याद रखना है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला होता है दिमित्रियस। ठीक है, दिमित्रियस सेकंड जो आया था इंडिया में, लगभग लगभग मान के चलो जब मैं इंडिया की बात कर रहा था तो यहाँ तो आपके इंडो ग्रीक्स आ गए। ठीक है, मगध की साइड कौन रूल कर रहा था उस समय? मतलब मौर्यंस को हटाया किसने?
शुंग ने हटाया। शुंग में भी किसने? यस। ये वाली जो टेरिटरी थी ये तो हो गई शुंग की, बट ये सेंट्रल इंडिया तो बच गया ना। सेंट्रल इंडिया में कौन हुआ करता था? किसी को आइडिया? कि उधर तो भैया शुंग आ गया, यहाँ पर जो आपका मगध साइड था। उसके बाद ये जो सेंट्रल इंडिया हो गया या थोड़ा सा सदर्न इंडिया हो गया, यहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर बड़ा आपका एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था? क्या बोला आपने? अरे यस, सातवाहनास। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्लियर। तो अब आप देखोगे कि और सेम टाइम पे इंडो ग्रीक्स भी हैं, तो इंडो ग्रीक्स, शुंग, सातवाहन, ये लगभग लगभग कंटेम्प्रेरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके कुछ रूल है। जब जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ दिमित्रियस की, दिमित्रियस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आया था किसके साथ? पुष्यमित्र शुंग के साथ। क्लियर। इनको खुद से भी लिखते रहो कि कौन कौन से राजा थे। ओके, तो दिमित्रियस के बारे में तो बस इतना याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है मिएंडर। मैंने आपको शायद मिएंडर का जिक्र किया है 1-2 दिन पहले, याद है किसी को? मिएंडर का जिक्र सुना था मेरे मुंह से किसी ने, मिएंडर राजा का नाम? जब मैं आपको बुद्धिज्म का एक बता रहा था कि एक पर्टिकुलर बुक है जिसे बोला जाता है मिलिंद पन्हो, ये नाम सुना है आपने? मतलब मेरे मुंह से सुना था? ठीक है, मेरे मुंह से नहीं बट वैसे सुना है। गुड। हाँ जी, और किसी ने सुना है मिलिंद पन्हो? यस, नागार्जुनी नागसेन। यस, दो लोगों के बीच में मिएंडर एंड नागसेन, इन दो के बीच का संवाद लिखा गया है इसमें। ठीक है, मिएंडर जो हुआ करता था उस समय राजा हुआ करता था, कौन सा राजा? इंडो ग्रीक राजा। ठीक है, ये यूजुअली बुद्धिज्म वगैरह को इतना मानता नहीं था। अब जब ये बुद्धिज्म वगैरह को नहीं मान रहा है तो होगा क्या? ही इज लाइक एन एथिस्ट व्यक्ति। एथिस्ट पता है ना आपको? नहीं पता? नास्तिक। नास्तिक तो सुना होगा। नास्तिक भाई, हाँ, ही इज लाइक एन एथिस्ट पर्सन, नास्तिक। ठीक है, तो नास्तिक जो हुआ करते हैं वो बेसिकली किसी में नहीं मानते, ना भगवान में मानते हैं ना किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड में मानते हैं। इनको कन्वर्ट किया किस में? एक आस्तिक में, या बुद्धिज्म के लिए इनको मनाया, तो बाद में जाके ये बुद्धिज्म के अंदर आए थे। क्लियर? बस इतना याद रखना है आपको। अराइवल की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जितने भी चारों ट्राइब्स आई हैं उनका नाम याद रखना है आपको। सबका अलग अलग नाम भी है, मतलब ट्राइबल नेम भी है। जैसे मैंने आपको इंडो ग्रीक का बता दिया, बक्टीरियंस। ठीक है, ये तो एक ग्रीक का। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद कौन आए थे? सकाज। सकाज का दूसरा नाम होता है, इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं, CY, देख लो क्या प्रोनाउंसिएशन बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गया सकाज का। इसके बाद आ जाओ पार्थियंस। पल्लविस। ठीक है, और जो आपके कौन थे? कुषाण थे, इनका तो मैंने बताया आपका यूची ट्राइब। ठीक है, ये इनके क्या हुआ करते थे? जो ट्राइबल नेम हुआ करते थे। किसी को पता है पहला शक राजा इंडिया में कौन था? पहला शक राजा है द्विकट, इसका नाम था माउस, MAUS, माउस। ठीक है, अजीब अजीब से नाम थे क्योंकि ट्राइबल नेम है। जैसे अभी देखो ना यूची, यूची कैसा नाम है। ठीक है, तो अलग से थोड़े से नाम हुआ करते थे। तो पहला शक राजा जो था दैट इज माउस या मोगा, दोनों नामों से जाना जाता है ये, माउस या मोगा।
और इन्होंने रिप्लेस किया था किसको, ठीक है, शक ने रिप्लेस किया किसको, इंडो ग्रीक को। जब इन्होंने इंडो ग्रीक को रिप्लेस कर दिया तो देन ये कहां तक पहुंच गए थे, इन्होंने जब रिप्लेस करा तो ये पहुंच गए थे मथुरा तक। तो सोचो ये कहां पर इंक्लूड कर गए, ये इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड कर गए थे। तो ऐसा आप कह सकते हो कि जो शक राजा था जिसने सबसे ज्यादा इंडिया में इंक्लूड किया, या अब इनका इंक्लूड करने से हुआ क्या, इनके इंक्लूड करने से बहुत सारी चीजें जो शक लोग अपने वहां पर यूज करते थे, अब आज भी देखोगे इंडिया को हम मल्टी डाइवर्स कंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा राजा बाहर से आए हैं, और जब राजा आते हैं तो अपने साथ पूरी सेना लाते हैं। जब अपने साथ सेना लाएंगे या इंसान लाएंगे, लोग लाएंगे, तो वो वहां का कल्चर भी लेके आएंगे। जिस जिस राजा ने इंडिया के ऊपर कभी भी एट अ पॉइंट राज किया है या इंडिया में उसका थोड़ा भी टेरिटरी रही है, वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ये एक सिस्टम लेके आए इंडिया में, किसी को पता है कौन सा सिस्टम होगा, सूर्यपुत्र का, सूर्य पूजा का, चलो एक वो भी हो सकता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सत्रपाह सिस्टम सुना है किसी ने, बताओ। हाँ भाई, सत्रपाह सिस्टम सुना है, क्या होता है सत्रपाह सिस्टम में? मिलिट्री गवर्नर एक तरीके से, yes. ठीक है, यूजुअली या तो वहां के राजा को, अगर वहां का राजा नहीं मानता तो उसको हटा के किसी एक व्यक्ति को वहां का, इसको बोला जाता है मिलिट्री गवर्नरशिप टाइप। पहले आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोविंस होते थे वहां के राजा कौन बनते थे, यूजुअली कुमार्स बनते थे। जितने भी प्रोविंस होते थे ना, वहां पर कौन मेनली लीड कर रहा था, कुमार्स करते थे। शक वो पहले लोग थे जिन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आए। अभी जो मिलिट्री गवर्नरशिप होती है ये बेसिकली बताती क्या है, मिलिट्री गवर्नरशिप में आपकी कोई भी टेरिटरी है, उस टेरिटरी का जो हेड होगा वो एक अपनी मिलिट्री बना के रखेगा। इट इज मोर लाइक अ इक्ता। इक्ता पता है किसी को? आगे जाके हम इक्ता सिस्टम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति को मैंने अगर टेरिटरी दे दी तो वो उस टेरिटरी से टैक्स भी जनरेट करेगा, और टैक्स जनरेट करने के साथ साथ वो और क्या जनरेट करेगा, यस, स्टैंडिंग आर्मी भी बना के रखेगा। जब भी राजा को जरूरत होगी तो वो पर्टिकुलर इक्ता होल्डर कहाँ जाएगा, राजा के पास जाएगा, मतलब राजा की तरफ से लड़ेगा। तो राजा खुद की स्टैंडिंग आर्मी रखता था, बट उस आर्मी को मेंटेन करने का अब जो खर्चा है वो राजा को बियर नहीं करना पड़ रहा, वो किसको बियर करना पड़ रहा है, दैट पर्टिकुलर गवर्नर को बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टेट वाइज आर्मी अब सिक्योर करती गई। तो राजा के पास जितनी अपनी सेंट्रल आर्मी है वो तो है, साथ साथ उसके पास उसकी प्रोविंशियल आर्मी भी अब तैयार रहेगी, क्योंकि जिसको गवर्नर बनाया उसको सामने से बिल्कुल क्लियर हिदायत थी कि भैया आपको अपनी आर्मी भी मेंटेन करनी है और अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, फिर इसी टाइम पे आप देखोगे शक रूलर में से ही एक रूलर का नाम है रुद्रदामन वन। इनका नाम कभी सुना है आप लोगों ने? जब हम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुन रहे थे उस समय हमने रुद्रदामन वन का नाम भी सुना था। यस, जो सुदर्शन लेक थी, ठीक है, ऐसे करके आपको छोटा छोटा याद रखते हुए चलना है। सुदर्शन लेक है वो किसके द्वारा बनाई गई थी बताओ? ये बनाई गई थी पुष्यगुप्त के द्वारा। और ये किसके टाइम पीरियड में बनी थी? यस, चंद्रगुप्ता के टाइम पे बनी थी, मतलब मौर्य। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो तो। अब इसको रिपेयर कराने की जब बात आती है तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा टाइम बीत गया, कुछ डैमेज हो गई होगी। तो रुद्रदामन वन जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या कराया था, रिपेयर कराया था। किसको? सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। क्लियर? और इसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है बताओ? यस, इन सब चीजों के बारे में आपका लिखा गया है जूनागढ़
इंस्क्रिप्शन में। क्लियर? तो बस ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। और उसके साथ साथ एक और चीज भी लिखी गई है कि इन्होंने सातवाहनास को भी हराया था एक सर्टेन पॉइंट पे, ऑल्दो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में जब भी आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो उनकी जो उन्होंने सुदर्शन लेक पे रिपेयर कराया वही मानी जाती है। सातवाहनास को हराया नहीं हराया, मतलब छोटी सी टुकड़ी को हराया था, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सोसाइटी की जब बात करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया। एडमिनिस्ट्रेशन में मेन चेंज क्या आया था? सत्रपा सिस्टम। ठीक है, और सत्रपा सिस्टम के बाद आपने देखा कि जो भी मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे सॉरी, जो भी मेन इंपॉर्टेंट उनके रूलर थे उन्होंने क्या क्या चीजें करी है। क्लियर? तो ये था। इसके बाद हम देखते हैं सोसाइटी में हमने क्या चेंज लाया है, सोसाइटी में शक ने क्या चेंज लाया था। तो सबसे पहले तो अगेन मैंने जो बताया था आपको, कुछ रूलर्स जो इंडिया में आए हैं वो इंडिया में आए ही इसलिए कि वो इंडिया में रहना चाहते थे। अब जो इंडिया में रहना चाहता होगा, इस चीज को ध्यान रखो, क्या वो इंडियन कल्चर को अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? अपनाएगा। तो ऐसे ही शक ने भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, उन्होंने हिंदू नेम्स लिए जो इंडिया के रिलीजियस बिलीफ हुआ करते थे। इवन उनके कॉइन्स में हिंदू गॉड्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो एक साइड पे जो हिंदू गॉड्स हुआ करते थे वो भी आपको देखने को मिलेगा। पतंजलि जो है, पतंजलि का नाम सुना है? उन्होंने किताब लिखी है, कौन सी? यस, पतंजलि की जो महाभाष्य है उसमें शक को एज अ अनिर्वस्ता टर्म से बोला गया है। तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। पतंजलि इन हिज महाभाष्य, पतंजलि इन हिज महाभाष्य, टेंशन मतलब ये नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को, जब एक बार पूरा हो जाएगा रिवीजन करते रहना है। पतंजलि इन हिज महाभाष्य refer to the शक as अनिर्वसिता, यानी कि ANIRVASITA, अनिर्वसिता। क्या वो गर्मी लग रही क्या है? अच्छा, पतंजलि इन इज महाभाष्य रिफर सकाज एज अनिर्वसिता, ब्रैकेट में प्योर, अनिर्वसिता का मतलब होता है प्योर, ब्रैकेट क्लोज, शूद्र। यस, प्योर शूद्र। किसने बोला? पतंजलि ने बोला। पतंजलि कौन थे? बाबा रामदेव है? किन्होंने? नहीं, पतंजलि कौन है? यस, योग गुरु हुआ करते थे इंडिया के। जो योगा था मतलब इंडिया में, उसके मेन जो लीडर माने जाते हैं या मेन जो टीचर माने जाते हैं दैट इज पतंजलि। इन्होंने योगा के अंदर एक खोजा है अष्टांगिक मार्ग। देखो, एक अष्टांगिक मार्ग है आपका बुद्धिज्म का, एक अष्टांगिक मार्ग है आपका योगा का। कोई अगर योगा करता होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर उसने प्रॉपरली योगा सीखा है कि उसने कभी पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग ना सुना हो। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। एक अष्टांगिक मार्ग तो बुद्ध का है। ठीक है, किसी ने किया यहाँ पे योगा वगैरह? तो इनका नहीं पढ़ा? अरे मतलब ऐसे यूट्यूब से देख के किया है क्या? अच्छा, टाइम पास वाले। कौन कौन से आसन किए आपने? सूर्य नमस्कार आते हैं यहाँ पे किसी को करना? कितने आसन होते हैं उसमें? पक्का? एक कंप्लीट साइकिल में सिर्फ 12 होते हैं? 12 आसन होते हैं उसमें। 12 आसन में कंप्लीट हो जाता है वो। 6 बढ़ते क्रम में और 6 रिवर्स क्रम में। चलो अच्छी बात है अगर पता है आप लोगों को तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला लिखो यहाँ पे पार्थियंस। जो पार्थियंस हुआ करते थे ये बेसिकली कहाँ से हुआ करते थे? ये ईरान से हुआ करते थे। इनका जो दूसरा नाम था वो पल्लवास,
ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कौन सा, पहलवास ये हुआ करता था। जब ये कहाँ पर पहुंचे, काबुल पहुंचे, तो इन्होंने किन को रिप्लेस किया, इन्होंने शक को रिप्लेस किया। ठीक है, और लगभग तब तक क्या आ गया था, फर्स्ट सेंचुरी आ गया था। तो आप देखोगे कि जो शुरुआत हुई है फर्स्ट सेंचुरी की, वो किससे हुई है, द रिप्लेसमेंट ऑफ शक बाय द पार्थियंस। पार्थियंस में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, अगले आते हैं कुषाण्स। ठीक है, कुषाण्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुषाण क्या होती है, जो 5 आपकी क्लैन हुआ करती थी यूची ट्राइब की, उनमें से एक हुआ करती थी। तो ओरिजिनली एक किससे बिलोंग करते थे, यूची ट्राइब से, और टोचेरियंस भी इन्हें बोला जाता था। तो जहां पे ये रहते थे वहां के नाम है यूची या टोचेरियंस। यूपीएससी ने यूची तो पूछा हुआ है, टोचेरियंस तक अभी गया नहीं जाएगा। तो इन्होंने सक्सीड किया किसको, पार्थियंस को इन्होंने सक्सीड किया, इतना आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करूं तो ये एक्चुअली में कहां तक चले गए थे, बक्तीरिया तक चले गए थे। हाँ, बक्त्रिया, BACTRA, बक्त्रिया। बक्त्रिया कहाँ था, अफगानिस्तान, नॉर्थ अफगानिस्तान को बक्त्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी, अब देखो ऐसा नहीं है कि जो पार्थियंस थे उन्होंने सारे शकों को हटा दिया था। शक में भी अलग अलग क्लाइंस हुआ करती थी। एक तो जो सेंट्रल काबुल में रूल कर रही थी, तो पार्थियंस ने उन शक को हटाया। उन पार्थियंस को किसने हटाया, कुषाण ने हटाया। अब जब ये थोड़ा सा एक्सपेंड करना शुरू हुआ, जब ये अफगानिस्तान के नदन पार्ट में गए या सदर्न पार्ट में गए, तो कुछ जगहों पे अभी भी कुछ शक जो रूलर थे वो अभी भी जिंदा थे। तो उनको हरा के प्रॉपरली जो इन्वेड किया या प्रॉपरली जो एक्वायर किया, वो किसने किया था, कुषाणों ने किया था। उसके बाद चलो अफगानिस्तान का कॉन्क्वेस्ट हो गया जब, फिर ये चले इंडिया की तरफ। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एरिया है वो कहां से कहां तक था, 2 नदियों के बीच में आप इनको सीमित मान सकते हो। एक नदी है ऑक्सस नदी, ठीक है, जिसे अमू दरिया भी बोला जाता है, और दूसरी नदी है गंगेस, गंगा नदी भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, गंजिस। तो कहां से कहां तक हो गया, सेंट्रल ईरान में ये हुआ करते थे, अफगानिस्तान में ये हुआ करते थे, पाकिस्तान में ये हुआ करते थे, और नदर्न इंडिया में ये हुआ करते थे। क्लियर। चलो अब डायनेस्टी समझ लो। मेन कुषाण है आपके लिए, तो कुषाण में थोड़ा में टाइम लगाना पड़ेगा। मेन जो डायनेस्टीज थी, कुषाण जो है वो 2 डायनेस्टीज में यूज करें। पहला है खडफाइसिस 1 और दूसरा है खडफाइसिस 2। क्लियर, एक ही नाम, बस इसके 2 अलग अलग फेजेस। जो खडफाइसिस 1 हुआ करता था, बेसिकली इन्होंने क्या क्या करना शुरू किया, तो ये ज्यादातर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है उसके सदर्न रीजन में रहते थे, और इन्होंने कॉपर कॉइन्स को ज्यादा यूज किया। ये एक मेजर फीचर है किसका, खडफाइसिस 1 का। जब आप खडफाइसिस 2 की बात करोगे, ये वो थे जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सबसे ज्यादा नंबर में जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इन्होंने इशू किए। जैसे मैंने आपको बताया था